दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो सिनेमा जगत की अब तक की सबसे इमोशनल फिल्म मानी जाती है, जिसे देखने के बाद हॉल में बैठे कठोर से कठोर दर्शक भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। साल 2015 में रिलीज हुई ये वियतनामीज फिल्म असल जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी सच्ची कहानी को बयां करती है जो कहीं न कहीं हम में से हर किसी की कहानी है। और यही वजह है कि जिस किसी ने भी इस फिल्म को पूरा देखा वो इसका हिस्सा बन गया। और नतीजा ये निकला कि इस कहानी को न सिर्फ लोगों से अपार प्यार मिला, बल्कि इसको कई ऑस्कर्स जैसे अवार्ड्स से नवाजा भी गया। मूवी का नाम है येलो फ्लावर्स ऑन द ग्रीन ग्रास और IMDb रेटिंग है 7.4। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत वियतनाम के एक छोटे से गांव से होती है। यहाँ शहर की तरह इतनी भीड़ भाड़ तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पर रहने वाले चंद लोग किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी को धीरे धीरे चला रहे थे। जहाँ शहर की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्री या फिर रोजगार के हजारों साधन नहीं थे, पर छोटे छोटे काम करके कुछ ही रुपए ही सही, लेकिन गाँव वाले सुकून की 2 रोटियां खा रहे थे। इसी गांव में एक परिवार होता है थियू और टुरोंग का, जहां हमें सबसे पहले एक शख्स दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही बेचैनी के साथ एक हाथ गाड़ी खींच रहा था। गाड़ी पर चिलकती धूप में एक लड़का लेटा हुआ रो रहा था, वहीं पीछे से दूसरा लड़का गाड़ी को धक्का दे रहा था। असल में जो लड़का गाड़ी पर लेटा हुआ था वो टुरोंग था और धक्का देने वाला उसका बड़ा भाई थियू होता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति गाड़ी खींच रहा था वो उन दोनों के पिता थे। मगर आखिर ये लोग कहाँ जा रहे थे और ट्यूरोंग की आंखों में ये आंसू कैसे थे, ये जानने के लिए कहानी कुछ दिनों पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पर थियू और उसका छोटा भाई ट्यूरोंग रोजाना की तरह खेतों में खेल रहे होते हैं। ट्यूरोंग अपने भाई से उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वो उससे कई ज्यादा समझदार था और तो और वो अपने भाई को बेहद प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ थियू को अपने छोटे भाई ट्यूरोंग की जरा सी भी फिक्र नहीं थी और ना ही वो उसे इतना मानता था। खेलते खेलते वो लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। इसी दौरान थियू पत्थर लगने का बहाना कर नीचे बैठ जाता है। ट्यूरोंग को लगता है कि उसने अपने भाई को बेहद तेजी से मार दिया, इसलिए वो उसे देखने के लिए तुरंत उसके पास भागता है। लेकिन तभी अचानक से थियू उसके सर पर एक छोर से पत्थर मारता है, जिससे बेचारे ट्यूरोंग के सर से खून बहने लगता है। मगर इन सब के बावजूद वो ना तो अपने भाई पर गुस्सा करता है और ना ही अपने पिता से उसकी चुगली, क्योंकि उसे अपने भाई से बेहद लगाव था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका भाई किसी तरीके से भी मुसीबत में पड़े। जितना प्यार वो अपने भाई थियू से करता था, उतना ही प्यार उसे अपने पालतू मेंढक से भी था। दोनों भाई अक्सर स्कूल से आने के बाद उसके साथ खेलते थे। इनकी माँ चंद रुपयों के लिए बाजार में हरी सब्जियां बेचा करती थी, जिसमें कभी कभी स्कूल से आने के बाद वो दोनों भी अपनी माँ की मदद करवा दिया करते थे। वहीं उनके पिता मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कारखाने में काम किया करते थे, जिससे उनका घर किसी तरीके से चल रहा होता है। उनके माता पिता को उम्मीद थी कि उनके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर इस गरीबी के दलदल से बाहर निकलेंगे, और ट्यूरोंग ये बात अच्छे से समझता भी था। रात में उनके अंकल डैन उन दोनों को गांव में रहने वाले सफेद टाइगर की आत्मा की भूतिया कहानी सुना रहे होते हैं, जिससे गांव का अमूमन हर बच्चा डरता था। और सूरज ढलने के बाद सूखे पड़े जंगली पेड़ के बगल से निकलना भी उनके लिए किसी खौफनाक सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सफेद टाइगर की आत्मा उसी पेड़ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। दोनों भाई अंकल डैन की इस कहानी को सुनकर डर जाते हैं। तभी वहाँ उनके पिता आ जाते हैं और अपने भाई को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। वो थियू से कहते हैं कि कुछ ही देर में उनके दोस्त मिस्टर नैन ड्रिंक करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम जाकर मून के घर से कुछ मूंगफलियां लेकर आओ। असल में मून थियू की क्लासमेट होती है और उन दोनों के परिवार में भी काफी अच्छे संबंध होते हैं। मगर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मून के घर के रास्ते पर ही वो सूखा डरावना पेड़ पड़ता था, मगर वो अपने पिता को मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने भाई ट्यूरोंग को साथ में ले लेता है, मगर वो आधे रास्ते से ही घर लौट जाता है, क्योंकि उसे अंकल डैन के द्वारा दिया गया काम याद आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ डर डर कर किसी तरह से थियू मून के घर के नजदीक पहुंच जाता है, जहां वही बंद पड़ी झोपड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर अक्सर वो डर जाया करता था। आज भी उसे वहां से कोई अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। ये बात वो मून को भी बताता है, मगर मून उस पर विश्वास नहीं करती। उधर ट्यूरोंग अंधेरी रात में विन्न नाम की एक लड़की के घर पहुंचता है, जो कि थियू के स्कूल की सबसे खतरनाक टीचर की बेटी होती है। यहाँ विन्न ट्यूरोंग को कुछ मिर्ची हाथों में थमाती है और वो उसे एक खत देता है, जिसे पढ़कर वो काफी खुश हो जाती है। दरअसल दोस्तों, ये कोई आम खत नहीं था,
बल्कि प्रेम पत्र था जो अंकल डैन ट्यूरोंग के जरिए अपनी प्रेमिका विन को चोरी छुपे अक्सर पकड़ाया करता था। डैन और विन एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और एक ही गांव में रहने की वजह से वो लोग अक्सर दूर दराज जगह जगह छुप छुप कर मिला करते थे। कई बार तो दोनों भाई भी उन्हें ऐसा करते देखते थे। बढ़ती उम्र की वजह से थियू जब कभी उन्हें मिलते देखता तो उसके मन में कई तरह के ख्याल आते कि आखिर वो लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। काश उसे भी ऐसी ही कोई लड़की मिल जाए। वो उन दोनों को साथ देखकर अपनी भी एक अलग दुनिया सजाने लगता है और शायद ये प्यार वो मून में ढूंढने लगा था। दोनों समय मिलते ही एक दूसरे के साथ नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने चले जाते। स्कूल में भी थियू पूरा दिन सिर्फ मून को ही निहारता रहता है, जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाहता था। लेकिन बढ़ती उम्र के इस दरमियान में एक नौसिखिया लड़के के लिए पहली बार अपने प्यार का इजहार करना इतना आसान कहाँ होता है। ऐसे में उसे एक आइडिया आता है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना अपने अंकल की तरह वो भी मून को एक लेटर दे जिसमें वो अपने दिल की सारी बात उसे बयां कर सके। वहीं रात में आज एक बार फिर ट्यूरोंग विन के घर खत पहुंचाने जाता है, लेकिन दरवाजे से इस बार विन नहीं उसके पिता बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखते ही उसकी हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से 9-11 हो जाता है। और यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि विन के पिता उनका ये खेल अच्छे से समझ चुके थे। रात में थियू अपने भाई ट्यूरोंग से पूछता है कि जिन लेटर्स को तुम विन को देने जाते हो, क्या तुमने कभी उसको पढ़कर देखा है? उसमें क्या लिखा हुआ है? ट्यूरोंग बताता है कि हाँ, मैंने एक बार उसे खोलकर देखा था। उसमें कुछ कविताएं लिखी थी, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं किया। अपने भाई की बात सुनकर थियू को समझ में आ चुका था कि उसे मून को लेटर में क्या लिखकर देना है और फिर वो अगले दिन स्कूल में बैठकर उसके लिए खत तैयार करने लगा। तभी वहाँ उसका क्लासमेट सॉन आ जाता है, जो कि उम्र में थियू से बड़ा था, लेकिन लगातार 3 बार फेल होने की वजह से वो उसी क्लास में रह गया। सॉन थियू से उसका खत लेकर कहता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने सारे मार्बल्स मुझे देने होंगे, जिस पर थियू मान जाता है। और फिर क्लास में सॉन सीधे जाकर वो लेटर मून की सीट पर रखकर बोलता है कि ये खत थियू ने तुमको भिजवाया है। सॉन ने ये खत मून तक पहुंचाकर अपना काम तो कर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से उनके क्लास टीचर यानी विन के पिता ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। और जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो थियू को नन्ही सी उम्र में इश्कबाजी लड़ाने के लिए खूब मारा। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद मून रास्ते में थियू से माफी मांगती है कि आज उसकी वजह से टीचर ने उसे इतना बेरहमी से मारा। मगर कमाल की बात तो ये थी कि मून को उसकी लिखी हुई कविता को पढ़कर किसी भी चीज का एहसास नहीं हुआ, यानी कि थियू का पूरा प्लान फेल हो चुका था। उसे लगा था कि उसकी कविता के जरिए वो उसकी फीलिंग्स को समझ पाएगी, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़े ही मायूसी भरे कदमों के साथ वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी उसे किसी लड़की के साथ ट्यूरोंग दिख जाता है और जैसे ही थियू अपने भाई को आवाज लगाता है वैसे ही वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। थियू अपने भाई से पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन थी, जिस पर वो कहता है कि ये यहाँ की राजकुमारी है जो अक्सर उससे मिलने आती है। थियू को अपने भाई की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि एक राजकुमारी आखिर उसके भाई से मिलने क्यों ही आएगी। इस पर वो उसे वापस घर पर जाने को कहता है। वहीं थियू मून के घर की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर उसको वही खाली पड़ी झोपड़ी नजर आती है। थियू को झोपड़ी के बाहर एक ताला टंगा हुआ दिखता है, जिसमें उसे महसूस होता है कि उसके अंदर जरूर कोई है। वो झोपड़ी के अंदर झांकता तभी वहाँ पर मून आ जाती है, जो पहले तो उसे सच बताने से काफी हिचकिचाती है, लेकिन फिर उससे कहती है कि उसके अंदर उसके पिताजी बंद हैं। दरअसल कुछ सालों पहले उसके पिता को कुष्ठ रोग हो गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर ये बात गांव में किसी को भी नहीं पता है। सबको यही लगता है कि उसके पिताजी का शहर में इलाज चल रहा है। घर वापस जाकर थियू इस बात पर काफी चिंतित होता है। उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए अपने दिल का बोझ कम करने के लिए वो ये बात अपने भाई ट्यूरोंग को भी बताता है। और ये राज अब 2 नहीं बल्कि 3 लोगों में बढ़ चुका था। उधर कुछ दिनों बाद सॉन स्कूल में थियू की खूब पिटाई करता है और थियू को मून से दूर रहने को कहता है, क्योंकि अब सॉन भी मून को चाहने लगा था। मगर थियू ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो उसकी और पिटाई करता है। घर पर जब ये बात ट्यूरोंग को मालूम पड़ती है तो वो अपने भाई की मार का बदला लेने के लिए थियू से कहता है कि हमें उसको सबक जरूर सिखाना चाहिए। और फिर वो दोनों सॉन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सॉन अपने घर पर टीवी देख रहा था, तभी थियू उसको दरवाजे से आवाज लगाता है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए बाहर आता है और फिर दोनों भाई मिलकर उसको अच्छे से सबक सिखाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक त्योहार आता है
और सभी लोग थियू के घर के बाहर जश्न मना रहे थे। इसी बीच एक लड़का वहाँ आता है और सबको बताता है कि मून के घर पर आग लग गई है। वहाँ मौजूद सभी लोग आग बुझाने के लिए मून के घर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ये आग सिर्फ और सिर्फ उसी झोपड़ी में लगी थी जिसमें मून के पिताजी बंद थे। गांव वाले आग को बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और झोपड़ी राख में बदल चुकी थी। यहाँ मून और उसकी माँ काफी रो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना घर नहीं बल्कि एक पिता और पति खोया था। थियू और ट्यूरोंग ही एकमात्र ऐसे थे जो अच्छे से जान रहे थे कि वो दोनों आखिर किसके लिए रो रहे हैं। अगली सुबह थियू मून से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ को झोपड़ी की साफ सफाई करते हुए देखता है। उसकी माँ उसे बताती है कि मून की माँ किसी काम के चलते शहर गई हुई हैं, इसलिए मुझे ही ये सब देखना पड़ रहा है। तुम अभी घर जाओ और शाम को वापस आना, क्योंकि आज मून की माँ नहीं आएंगी, इसलिए मून का ख्याल तुम्हें ही रखना है। शाम को जब थियू मून के लिए खाना लेकर उसके घर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर इस सफेद टाइगर वाले पेड़ पर पड़ती है, जिसको दूर से देखकर भी लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। थियू कुछ सोच ही रहा होता है कि उसे वहाँ पर एक भागती हुई लड़की दिखती है। थियू को वो कोई भूत लगती है, इसलिए वो खुद ही डरकर वहाँ से भाग जाता है और सीधे मून के घर पहुँचता है, जहाँ पर वो पूरी रात मून का ख्याल रखने के लिए रुकता है। लेकिन वहाँ उसे अपने अंकल द्वारा सुनाई गई वो डरावनी कहानी याद आ जाती है, जिसके कारण पूरी रात बेचारे को नींद नहीं आती। कुछ दिनों बाद जब मून की माँ वापस नहीं लौटती, तो थियू के पिता उसको अपने घर पर रखने का फैसला करते हैं। साथ ही मून के घर को बिकाऊ घोषित कर देते हैं। ट्यूरोंग मून के उसके साथ रहने से काफी खुश था और दोनों अपना ज्यादातर समय एक साथ ही गुजारने लगे थे। उनको इतना करीब देखकर थियू को अपने भाई से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वो मून को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था और उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार था। थियू जितना हो सके मून की उतनी मदद करने की कोशिश करता, ताकि वो उसके जज्बातों को समझ सके, पर मून उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझती थी। एक रोज थियू की माँ मून के पास आती है और उसे खुशखबरी देती है कि उसकी माँ शहर में बिल्कुल ठीक है और जल्दी ही उसे वापस लेने के लिए गाँव आएंगी। साथ ही साथ उसके पिता भी शहर में बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो उस दिन झोपड़ी में भी नहीं थे। ये सुनकर मून काफी खुश हो जाती है। उसके साथ ही वहाँ मौजूद हर कोई व्यक्ति खुश था, केवल थियू को छोड़कर, क्योंकि वो मून को अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देखना चाहता था। वो अच्छे से समझ रहा था कि मून की माँ के आने के बाद वो कभी भी गाँव वापस नहीं आएगी। वो अपने दिल की बात को खुद में दफन करके एक नदी के किनारे बैठकर अफसोस करने लगता है। तभी वहाँ पर मून आती है, जिसके पास कविता की एक किताब थी और वो शहर जाने से पहले थियू को देना चाहती थी, पर वो गुस्से में उस किताब को लेने से साफ मना कर देता है, जिससे मून को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन जब थियू घर पर अकेला होता है, तभी वहाँ पर दवाइयाँ बेचने वाला एक शख्स आता है। घर पर किसी अन्य बड़े के न होने की वजह से वो व्यक्ति खुद ही किचन में जाकर चेक करता है कि उनके घर में जरूरत की सारी दवाइयाँ हैं या नहीं। तभी उस आदमी को ट्यूरोंग का पालतू मेंढक दिखाई देता है और वो उसे अपने बैग में भर लेता है। थियू ये सब साफ साफ देख रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसके दिल में अब अपने भाई को लेकर और अधिक नफरत फैल चुकी थी और शायद इससे अच्छा बदला वो उससे ले भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद जब ट्यूरोंग घर आता है, तो उसे वो मेंढक कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो घर का कोना कोना छान मारता है, पर मेंढक कहीं भी नहीं मिलता। साथ ही वो काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। थियू से अपने भाई का ये दर्द नहीं देखा जाता, इसलिए वो नदी के किनारे जाकर उसी तरह के दिखने वाला कोई दूसरा मेंढक पकड़कर अपने भाई के लिए ले आता है। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ट्यूरोंग के एक दोस्त ने उसे बता दिया था कि उसके मेंढक को उसके दादाजी ने मारकर खा लिया है। ये सुनने के बाद थियू को भी काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से किसी की जान चली गई। थियू को खुद पर इतना गुस्सा आता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, खास तौर पर अपने भाई के साथ। वो भागकर नदी के किनारे जाता है और उस मेंढक को वहीं पर छोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी खतरनाक थी कि लगातार 2 दिन तक हुई, जिससे पूरा गांव बाढ़ के आगोश में आ गया। लोगों के घरों के साथ साथ उनकी फसल भी बर्बाद हो गई। कुदरत के कहर से थियू का परिवार भी न बच सका। एक रोज वो तीनों नदी के पास खेलने जाते हैं, तभी ट्यूरोंग की नजर पानी में तैर रही चमकीली चीज पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सभी बेहद खुश हो जाते हैं और इस चीज की खुशी मनाने लगते हैं कि अब उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो इसे सीधे अपनी माँ के पास लेकर जाते हैं। उनकी माँ उसे देखते ही पहचान जाती है और कहती है कि ये कोई सोना नहीं बल्कि कॉपर है। ये सुनते ही उन लोगों की खुशी पल भर में गायब हो जाती है और फिर थियू अपने खेतों में भरे पानी को देखने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे आस थी कि इन खराब फसलों के बीच कुछ पकी हुई फसल भी मौजूद है, क्या पता उनमें कुछ काम का मिल जाए। आखिरकार कुछ देर ढूंढने के बाद उसे खेतों में 2 स्वीट पोटैटोज मिल जाते हैं और ये सोचकर मन ही मन वो मुस्कुराने लगता है।
कि आज वो मून को ये गिफ्ट के तौर पर देगा, जिसे खाने के बाद उन दोनों में जरूर प्यार बढ़ेगा। घर पहुंचते ही थियू को ट्यूरोंग और मून की आवाज आती है। वो दोनों चिकन खाने की बात कर रहे थे। शायद ट्यूरोंग उसके लिए चिकन लेकर आया था। ये सुनते ही थियू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो अपने भाई को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा सा डंडा लेकर अंदर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी पीठ पर दे मारता है, जिससे ट्यूरोंग सीधे नीचे जाकर जमीन पर गिर जाता है। थियू ने इतनी जोर से मारा था कि बेचारा ट्यूरोंग दर्द से रोने लगता है। वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था और यहाँ थियू को मालूम पड़ता है कि वो सिर्फ चिकन की बात कर रहे थे, पर वहाँ कोई चिकन नहीं था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो माता पिता को बुलाने के लिए जाने लगता है, मगर उससे पहले वो अपने भाई को समझाता है कि अगर पिताजी पूछें कि तुम्हें चोट कैसे लगी तो तुम बता देना कि पेड़ से गिरे थे, वरना आज वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ एक बार फिर से थियू अपनी नजरों में खुद ही गिर गया था। वो अपने माता पिता को बताता है, जिसके बाद घर में डॉक्टर आते हैं, लेकिन थियू को ठीक करना गांव के डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। वो उन्हें शहर जाने की सलाह देते हैं। एक तो पहले से ही बाढ़ ने उनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया था और अब ये मुसीबत। थियू के पिता ट्यूरोंग पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि उनके पास उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में उन्हें अपनी पालतू गाय बेचनी पड़ती है। जिसके बाद वो एक हाथ गाड़ी के सहारे ट्यूरोंग को शहर की तरफ ले जाने लगे और यहीं से हम कहानी के उसी शुरुआती मोड़ पर आ पहुंचते हैं जहां से हमने इसे छोड़ा था। थियू के पिता उसे शहर लेकर गए थे, लेकिन वहां उसका इलाज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो लोग शाम तक गांव वापस आ गए। घर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई दुख में था। खाना तो छोड़िए, एक अकेला सहारा जो दूध देने वाली गाय थी वो भी अब उनके पास नहीं रही। इधर ट्यूरोंग से अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं थियू जितनी बार अपने भाई को देख रहा था उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और फिर वो बाहर जाकर अपनी इस गलती पर रोने लगता है, क्योंकि उसकी इस नादानी की वजह से अब शायद उसका भाई कभी भी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। लेकिन थियू की जिंदगी में अभी और रोना लिखा था, क्योंकि अगली सुबह ही मून की माँ उसे लेने आ जाती है और वो उनके साथ शहर जाने के लिए निकल पड़ती है। मून काफी रो रही थी क्योंकि इन कुछ ही दिनों में उसे थियू और उसके परिवार से काफी लगाव हो गया था। साथ ही साथ जिन बचपन के दिनों में उसने गांव की एक एक गलियों में खेलते कूदते अपना बचपन बिताया, वो आज उससे धीरे धीरे दूर हो रहा था। अगले रोज थियू ट्यूरोंग को खिड़की पर बैठे देखता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर ट्यूरोंग बताता है कि आज राजकुमारी उससे मिलने आई थी। अगले दिन भी ट्यूरोंग खिड़की के पास कुछ ऐसे ही उठकर बैठा हुआ दिखता है और थियू के पूछने पर फिर से वही राजकुमारी का जिक्र करता है। थियू अपने भाई की इस मासूमियत पर काफी परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि यहाँ कोई राजकुमारी नहीं है और अगर है भी तो ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो कि आखिर वो तुमसे मिलने क्यों आएगी। तब ट्यूरोंग उसे पीले फूल दिखाते हुए कहता है कि ये देखो, राजकुमारी ने मुझे दिया। और तो और उसने उसके घर से अपने महल तक वही फूल रास्ते में बिछाए भी थे, जिनको फॉलो करते करते थियू जंगल के बेहद अंदर चला जाता है। पीले फूलों से भरा ये रास्ता जंगल के बीचों बीच मौजूद एक घर के पास जाकर खत्म होता है, जिसके अंदर झांकने पर राजकुमारी की तरह लगने वाली एक लड़की और राजा की तरह दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता है। इतने में वो आदमी घर से निकलता है और थियू से पूछता है कि आखिर तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो, कौन हो तुम। थियू उसे मिस्टर टॉम कहकर पुकारता है, लेकिन वो खुद को एक राजा बता रहा था और फिर थियू को वहाँ से जाने को कहता है। थियू ये बात अपने पिताजी को बताता है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देते। थियू अपनी माँ से भी कहता है कि आज उसने जंगल के सूखे पड़े पेड़ के पीछे कई साल बाद सर्कस में साइकिल पर स्टंट दिखाने वाले मिस्टर टॉम को देखा। ये सुनकर थियू की माँ बेहद घबरा जाती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है, आज के बाद तुम वहाँ गलती से भी मत जाना, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी पागल हैं। गांव के लोग बताते हैं कि आज से कई साल पहले वो दोनों पागल हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने गांव छोड़ दिया। और तो और उनकी माँ ये भी बताती है कि सफेद भूतिया टाइगर की कहानी भी झूठ है। असल में झूठी कहानी खुद गांव वालों ने बनाई ताकि कोई भी बच्चा गलती से वहाँ ना जाए। लेकिन थियू कहाँ मानने वाला था, वो तो बचपन से ही जिद्दी था। अगले दिन वो फिर से मिस्टर टॉम के घर जाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर मिस्टर टॉम ने गांव क्यों छोड़ा, क्या सच में गांव वाले सच बोल रहे हैं। मिस्टर टॉम थियू से मिलते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थे। वो उसे अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि किसी समय मेरा भी हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। काफी मुश्किलों के बाद उनकी एक बेटी भी हुई। वो दोनों पति पत्नी सर्कस में करतब दिखाते थे, मगर एक दिन गलती से साइकिलिंग करते वक्त उनकी पत्नी का बैलेंस टूट गया और वो गिर गई, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई।
अफसोस की बात तो यह है कि इस पूरे हादसे को उनकी बेटी ने अपनी आंखों के सामने देखा, जिसकी वजह से उसे ऐसा जोरदार सदमा लगा कि वो पागल हो गई और खुद को एक राजकुमारी समझने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी माँ बचपन से उसे राजकुमारी बुलाया करती थी और अपनी माँ के जाने के गम में वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठी। उस दिन के बाद से गांव के बच्चे मेरी बेटी को पागल कहकर चिढ़ाने लगे थे, जो उनसे बिल्कुल भी नहीं देखा गया, और वो उसे लेकर गांव से दूर जंगलों के बीचों बीच यहाँ रहने लगे ताकि उनकी बेटी को किसी से कोई खतरा ना हो। और तभी से वो इस नाटक में उसका साथ देने लगे। मिस्टर टॉम की इस दर्दनाक कहानी को सुनकर थियो भी काफी भावुक हो जाता है और उसे एहसास होता है कि जिंदगी में उससे भी बड़ा दर्द लोगों ने छुपा कर रखा हुआ है। हर कोई किसी न किसी समस्या में फंसा हुआ है। रात में जब वो अपने भाई के पास जाता है तो ट्यूरोंग किसी का इंतजार कर रहा होता है। थियो के पूछने पर वो बताता है कि आज राजकुमारी उससे मिलने के लिए नहीं आई, जिस पर थियो उसे दिलासा देते हुए सोने को कहता है। अगले दिन जब थियो की आंखें खुलती है तो वो अपने भाई को कमरे में नहीं पाता। बाहर ढूंढने पर वो ट्यूरोंग को बैसाखी के सहारे कहीं जाते हुए देखता है। असल में वो राजकुमारी से मिलने के लिए जा रहा था। थियो इसमें उसकी मदद करता है और थोड़ी दूर पर वो देखता है कि गांव के कुछ लड़के उस लड़की को परेशान कर रहे थे, लेकिन एक लड़के ने उसे जोरदार धक्का दिया, जिसे देखकर ट्यूरोंग बैसाखी को छोड़कर राजकुमारी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो वहीं पर गिर जाता है। ट्यूरोंग को गिरता हुआ देखकर उस लड़की को उसकी माँ के साथ हुई वो दुर्घटना याद आ जाती है और किसी चमत्कार की तरह अब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वो लड़की अब पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। मिस्टर टॉम को देखकर वो गले से लग जाती है और उन्हें पापा कहकर बुलाती है। ट्यूरोंग और थियो भी उसके लिए काफी खुश होते हैं और अब वो अपने पिता के साथ जंगल में वापस जा रही होती है। जाते वक्त वो पीछे मुड़ती है और ट्यूरोंग को बाय बोलती है, जिसके बाद वो दोनों भाई भी अपने घर वापस जाने लगते हैं। रास्ते में ट्यूरोंग अपने भाई से मून का जिक्र करते हुए कहता है कि अक्सर मून कहती थी उसे थियो के साथ खेलना पसंद है, लेकिन वो काफी शर्मीली थी, जिस वजह से वो तुमसे ये बात कभी नहीं कह पाई। ट्यूरोंग ये भी बताता है कि उसने अपनी कविता वाली किताब तुम्हारे लिए घर पर छोड़कर रखी है, जिसे सुनकर थियो बिल्कुल हैरत में पड़ जाता है और घर जाकर उस किताब को ढूंढकर बड़ी बेसब्री से उसे पढ़ने के लिए बैठ जाता है। जिसके बाद ही हमारी ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।